प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूएस में रेट कट हो गया। इस रेट कट का वेट हम लास्ट ईयर से कर रहे हैं और रेट कट भी बड़ा हुआ है ना। मोस्टली 25 बेसिस पॉइंट्स का लग रहा था रेट कट होगा, लेकिन रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब रेट कट अनाउंसमेंट हुआ उस समय अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो मार्केट्स ऊपर गया था, लेकिन बाद में यूएस मार्केट्स गिरकर बंद हुआ है। वहाँ के सारे जो मेजर इंडाइसेस हैं गिरकर बंद हुए हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट भी अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक लार्ज कैप तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का इंडाइसेस देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। सेक्टर वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज बैंकिंग और एफएमसीजी ऊपर है, जबकि आईटी और मेटल्स डाउन है। और इस रेट कट का सबसे ज़्यादा जो नियर टर्म में फ़ायदा हुआ है वो है क्रिप्टोस को। क्रिप्टोस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए हैं। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये जो रेट कट हुआ है उसका ओवरऑल असर क्या होगा आने वाले समय में, यूएस मार्केट्स में क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा है और आने वाले समय में कैसा हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस तरह के मार्केट कंडीशन में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ये पूरा वीडियो आप चाहें तो मिस कर दें, लेकिन लास्ट का 2 to 3 मिनट्स का वीडियो आप जरूर देखें। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, 60%। और लास्ट 1 वीक में ही इतना आया है। अगर वे 1 वीक पहले का प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो सिर्फ 30% था। तो काफ़ी हद तक मार्केट को ऐसा लग रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया है ना, ये बहुत बड़ी बात है। यूएस में रेट कट जनरली आप देखेंगे ना 25 बेसिस पॉइंट का मोस्टली रेट कट होता है। तो इस तरह का रेट कट तभी होता है जब बहुत बड़ा इमरजेंसी हो, लाइक कोविड के समय 2020 उस समय 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। उससे पहले 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था। तो ये बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हाँ, फर्स्ट है कि जो फेड रिजर्व है उसे लगता है कि ना जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, आने वाले कुछ समय में 2% के आसपास चला जाएगा। तो फेड कंफर्टेबल है कि जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट रेट कट ताकि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेड को लग रहा है कि रेट कट में थोड़ा डिले हो गया है, आने वाले समय में इकोनॉमी में कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए इतना बड़ा रेट कट किया है। तो देखिए ये दो संभावनाएं हैं। यानी वीडियो में आगे हम देखते हैं कि चांसेस क्या हैं, आगे क्या हो सकता है। नाउ हम जान लेते हैं कि फेड रिजर्व टोटल इंटरेस्ट रेट कट कितना कर सकता है। तो देखिए 50 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। अभी नवंबर और दिसंबर में 2 और मीटिंग है इस साल, तो वहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 25 ईच का रेट कट जरूर होगा। तो इस साल ऐसा लगता है कि अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025 में भी एक्सपेक्टेशन है कि 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, और उसके बाद 2026 में भी अबाउट 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। तो टोटल रेट कट अगर आप देखें तो वो 225 से लेकर 250 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, दैट इज 2.25% से लेकर 2.5%। ऑफ कोर्स इसका जो टाइमिंग है वो डिपेंड करेगा। अगर इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम दिखने लगेगा तो रेट कट पहले ही हो जाएगा ज़्यादातर, अगर प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो रेट कट धीरे धीरे होगा। यहाँ पे देखिए ये जानना जरूरी है कि ये 2.25 या फिर 2.5 रेट कट क्यों होगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए यूएस में इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 2% का है, उन्हें 2% इन्फ्लेशन लाना है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे रियल रेट अबाउट 1% के आसपास वो रखते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है। तो वो चाहेंगे कि जो रेट है उसे 3% के आसपास रखा जाए। इन्फ्लेशन 2%, रेट 3%, रियल रेट का डिफरेंस 1% का। तो इसीलिए अभी इंटरेस्ट रेट उनका था 5.25 से लेकर 5.5%, तो उसमें 50 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी कट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ से लगता है कि अबाउट 200 बेसिस पॉइंट और रेट कट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी यूएस में फर्स्ट रेट कट होता है
तो जो यूएस मार्केट स्टॉक मार्केट्स है उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो देखिए पहले का अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस ना, पहले के रेट कट्स का, तो वहाँ पे तो मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, मोस्टली ऊपर ही रहा है। लेकिन 2001 और 2007-8 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मार्केट गिरा है। और उसके बाद जो 2019 का फर्स्ट रेट कट आया था उसके बाद मार्केट मोस्टली फ्लैट रहा है। और इस दौरान इंडियन मार्केट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे निफ्टी का, तो 2001 में तो निफ्टी ऑलमोस्ट 35% गिर गया था। मतलब जब फर्स्ट रेट कट हुआ था उसके 1 ईयर का पीरियड देखेंगे उस समय। और 2007-8 का अगर आप देखेंगे तो उस समय इनिशियली तो निफ्टी 30% के आसपास ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद अबाउट 60% से नीचे गया था। और 2019 में निफ्टी भी लगभग फ्लैट रहा था। न्यूयॉर्क फेड का अगर आप प्रोबेबिलिटी मॉडल देखेंगे ना, तो वहां पे नेक्स्ट 12 मंथ्स में रिसेशन आने के चांसेस हैं 61.8%। और ये 1980 के बाद का सबसे बड़ा फिगर है प्रोबेबिलिटी का। और इसके साथ ही अगर आप उनका 2 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसका 2 ईयर और 10 ईयर का अगर आप बॉन्ड यील्ड देखेंगे ना, जिसे का जो यील्ड होता है इंटरेस्ट रेट, वो काफ़ी समय से इन्वर्टेड रहा है। तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी कुछ समय पहले पब्लिश किया था। तो जब भी ये इन्वर्टेड होता है ना, तो उसके बाद रिसेशन आने के चांसेस यूएस में बहुत ज़्यादा होते हैं, और पहले कई बार ऐसा देखा गया है। अब जान लेते हैं कि यूएस में रिसेशन का प्रॉब्लम आ कहाँ से सकता है। तो देखिए, एक तो हाउसिंग मार्केट का प्रॉब्लम ये हमेशा बना रहता है। इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 14 मंथ से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे काफ़ी कम ना रेट पे लोगों ने लोन लिया है। तो वहाँ पे जब ईएमआई काफ़ी बढ़ गया तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स काफ़ी होंगे। ऑलरेडी वहाँ पे अगर आप डिफ़ॉल्ट का फिगर देखेंगे तो वो बढ़ रहा है। तो वहाँ पे एक रिस्क है कि भाई वहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद जो उनका लेबर मार्केट है, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, यू नेवर नो, फ्यूचर में ऑल ऑफ अ सडन अगर वो बढ़ जाता है तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूएस का डेट, 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का टोटल डेट है। एवरी ईयर वो अबाउट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो ऑफ कोर्स शायद नियर फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बबल जरूर फटेगा। तो लेट्स सी कब होता है। तो देखिए, ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिसके कारण यूएस मार्केट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। यूएस में अगर आप लास्ट 6 रेट कट साइकिल को देखेंगे ना, तो उसमें से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जबकि रिसेशन नहीं आया है। ऑफ कोर्स इन दोनों ही टाइम्स वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है उसका चेयरमैन थे एलन ग्रीनस्पैन। तो वहाँ पे 1995 और 1998 2 ही बार सिर्फ ऐसा हुआ है जब रिसेशन नहीं आया, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है। उसके अलावा लास्ट 6 टाइम्स में 4 टाइम्स में रिसेशन आया है। तो इन सभी डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि कहीं रिसेशन ना आ जाए यूएस में। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर लोगों को अभी यही लग रहा है कि यूएस में शायद रिसेशन नहीं आएगा और सॉफ्ट लैंडिंग होगा। तो अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है। यूएस का अगर आप जीडीपी देखेंगे ना, सेकेंड क्वार्टर 2024, तो बहुत अच्छा है। एनुअल रेट 3% के आसपास है। तो यूएस जैसे बड़े इकोनॉमी के लिए 3% का जीडीपी ग्रोथ रेट, वो भी तब जबकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, उसे अच्छा माना जाएगा। उसी तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, ऑल्दो पहले से उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, 4.2% आया है, लेकिन अभी भी जो ये फिगर है वो यही दिखाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है यूएस में वो पूरी तरह से फुल है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ भी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। इसके अलावा इन्फ्लेशन फिगर आप देखें तो 2.5% का लेटेस्ट फिगर आया है। और फेड रिजर्व का अगर आप माने तो अगस्त का जो फिगर आएगा वो अबाउट 2.2% के आसपास आएगा इन्फ्लेशन। तो बिल्कुल 2% के आसपास आ गया। तो यहाँ भी वहाँ जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कंफर्ट है कि किसी तरह का अगर इशू आता भी है तो ज़्यादा रेट कट कर पाएंगे। और उसी की तरह से अगर आप उनका कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना, कंपनीज का ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद हाउस होल्ड वेल्थ देखेंगे ना, इंडिविजुअल्स जैसे हम जैसे लोग हैं उनका भी जो वेल्थ है ओवरऑल वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तो देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ये शो करता है कि मोस्टली इस टाइम भी यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग आएगा। नाउ हम इंडियन मार्केट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आज मार्केट मैंने शुरू में आपको बताया था ना, लार्ज कैप जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक थोड़ा बहुत ऊपर था, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप बुरी तरह से गिरे थे। तो ऐसा क्यों हुआ?
तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि सितंबर मंथ में अगर आप एफआईआईज का फिगर देखेंगे ना, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया अच्छा खासा इंडिया में। मतलब 17 सितंबर तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो अबाउट 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी होगा। तो एफआईआईज का जब भी पैसा आता है तो मोस्टली कहाँ जाएगा? निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्टर का है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छा खासा पैसा आ रहा है। इसीलिए अगर आप आज परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑल्दो बहुत सारे सेक्टर्स डाउन है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है, एफएमसीजी का ही परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। लेकिन साथ ही अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप को देखेंगे तो डाउन है। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा रिस्क तो है मार्केट में, कहीं ना कहीं ये डर है कि यूएस में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मोस्टली ऐसा लगता है जो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है कि नी जर्क रिएक्शन है। मार्केट ना 50 बेसिस पॉइंट ऑल ऑफ अ सडन कट गया। ज़्यादातर लोग अभी भी 25 बेसिस पॉइंट सोच रहे थे, तो थोड़ा तो एक डर आ जाता है कि कहीं रिसेशन जैसा प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ओवरऑल देखिए यही मैं बता सकता हूँ कि नी जर्क रिएक्शन लग रहा है। 1-2 दिन में शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहे, लेकिन मोस्टली उसके बाद सेटल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं दिख रहा है जिसके कारण ऐसा लगे कि रिसेशन आएगा। बट हाँ, आने वाले फ्यूचर में ऑफकोर्स हमें ध्यान में रखना होगा जो भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं ना यूएस से खासकर, कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अगर उस तरह का कोई सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा रिसेशन आने का वेट नहीं करेगा ना, ये पहले मूव करता है। ये वेट नहीं करेगा कि इकोनॉमी पूरा डाउन हो जाएगा तब मैं गिरूंगा। स्टॉक मार्केट को जैसे ही कोई इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं शायद रिसेशन आ सकता है यूएस में, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा और अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। बट हाँ देखिए, इंडियन अगर आप इकोनॉमी को देखें तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा अच्छा खासा चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है 7.2%, जो कि ओवरऑल जो दूसरे ना मेजर इकोनॉमीज़ हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हमारे जो टैक्स कलेक्शंस है, खासकर जीएसटी कलेक्शंस बहुत अच्छा चल रहा है। डायरेक्ट अगर टैक्स कलेक्शन देखें तो अच्छा खासा चल रहा है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा ऑल टाइम हाई है। अब जब यूएस में रेट कट स्टार्ट हो गए हैं तो वहाँ पे बिल्कुल डॉलर धीरे धीरे आप देख रहे होंगे वीक होगा, तो हमारा करेंसी भी थोड़ा स्टेबल होगा, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यूएस में रेट कट स्टार्ट हो गए हैं, ज़्यादातर वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में रेट कट हो रहे हैं, यूरोप में भी रेट कट स्टार्ट हो चुका है, चाइना रेट कट कर रहा है, सिर्फ ऑफकोर्स जापान तो रेट हाइक करेगा। तो देखिए ओवरऑल इन सभी चीज़ों से ग्लोबल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो कुछ समय का तो इशू रहेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी में अच्छा खासा रिकवरी आएगा, जिसका फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को भी मिलेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट्स को भी मिलेगा। देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं ना। अगर MSCI AC वर्ल्ड IMI इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ दोनों के स्टॉक मार्केट्स का डिटेल है। तो यहाँ पे देखिए वेटेज आप देखिए कितना वेटेज है। रिसेंटली हम चाइना से भी ऊपर चले गए हैं वेटेज वाइज। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में हम नंबर 1 है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इकोनॉमीज़ को आप देखेंगे सारे डेवलप्ड हैं। सिर्फ इंडिया और चाइना अभी भी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो हाँ, चाइना से हम ऊपर जा चुके हैं। तो देखिए यूएस के बारे में क्यों बोलता हूँ कि यूएस मार्केट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखिए इसका वेटेज स्टॉक मार्केट्स का 63.23% है। तो यूएस अकेले ही दूसरे जो इकोनॉमीज़ है उससे बहुत आगे है। और यहाँ पे जापान देखिए सेकंड नंबर, सिर्फ 5.73% का वेटेज है। इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, 2.35% का वेटेज हो गया है। और जिस तरह से हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, नए नए स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही हमारा जो रैंकिंग है और भी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल देखिए इंडियन इकोनॉमी में पर से अभी तो कोई इशू नहीं लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हमारा पॉजिटिव है ही है। और प्लस रेट कट इंडिया में भी आएंगे। अब तो यूएस में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया है, तो इंडिया में देखना होगा इन्फ्लेशन का फिगर कैसा आता है और जीडीपी का फिगर कैसा आता है। अभी तक आरबीआई के पास कंफर्ट है ना, जीडीपी बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी का फिगर जैसे ही थोड़ा कम होने लगेगा तो आरबीआई पे भी प्रेशर पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी रेट कट करे। तो इंडिया में भी अच्छा खासा रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक इंडिया में कितना है फिलहाल, अगर आप रेपो रेट देखें तो 6.5% का है, इन्फ्लेशन का टारगेट 4% का है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स 5 to 5.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट लाने का कोशिश किया जाएगा। तो इंडिया में अबाउट 100 to 150 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, तो अब तो लग रहा है कि शायद इस साल लास्ट होते होते इंडिया में भी शायद रेट कट स्टार्ट हो जाए, और एनी और नेक्स्ट ईयर तो अच्छा खासा रेट कट होगा ही। नाउ जान लेते हैं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें।
तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने अपना रिस्क प्रोफाइल चेक किया हुआ है कि आप एग्रेसिव हैं, मतलब कि ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, तब देखिए इलेक्शन हो या फिर ये रेट हाइक, रेट कट, रिसेशन, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये जो कुछ भी इवेंट होता है ये हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ महीनों तक इसका असर होता है, ठीक है, 2 3 4 महीने, 5 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा इतना असर होता है, उसके बाद असर नहीं होता है। तो अगर कोई 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 15-20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन चीज़ों से ज़्यादा हेडेक आइडियली हमें नहीं लेना चाहिए। एक बार आपने सही से अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया कि इक्विटी में कितना रखेंगे, डेट में कितना रखेंगे, मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड कर लिया कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मोस्टली हमें उसे फॉलो करना चाहिए और इन इवेंट्स के कारण पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। यहाँ पे अगेन, जो कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, लार्ज कैप में एक्सपोजर जरूर रखें। हमारा मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है किसी भी कारण, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकता है, जबकि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहेगा। सिक्लिकल है सारे चीज़ें, कभी लार्ज कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा करेगा। जब मार्केट गिरेगा तो रिलेटिवली लार्ज कैप्स कम गिरेंगे और जल्दी वापस भी आएंगे। और यहाँ पे तो FIIs का भी पैसा आना शुरू हो गया। FIIs का पैसा आपको पता है लार्ज कैप्स में ज़्यादा आएगा। इसीलिए अगर आपने 100% स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ट्राई करें कि लार्ज कैप का एक्सपोजर जरूर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन्हें आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से वैल्यू एडिशन हुआ है इस वीडियो को वॉच करने के दौरान, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।